वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही कांग्रेस के सामने अपने गठबंधन से ज्यादा अपनी पार्टी को संभालने की चिंता हो गई है। जिस तरह कांग्रेस से उसके दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उसका असर पार्टी की तैयारी पर पड़ रहा है। दिख यही रहा है कि सबको सत्ता में भागीदारी चाहिए, इसलिए पाला बदलने की दौड़ शुरू हो गई है, मतलब कि भगदड़ मची हुई है। बीजेपी ने कुनबे में आए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को राज्यसभा का टिकट दे दिया है। कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा को शिवसेना सिंधे दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ा सकती है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के जो साथी थे, आरएलडी का साथ छोड़ना इंडिया गठबंधन के लिए झटका है। उसके अलावा जनता दल यू इससे अलग हो गया है, वो भी बड़ा झटका है। उसके अलग हम चीज़ों को देखें तो अशोक चौहान का महाराष्ट्र से जाना, ये एक बड़ा जो संकेत है वो ये है कि ये अकेले नहीं गए हैं। अभी जो फिल्म है वो पूरी बाकी। और इसी पर आज हमारे सभी खास मेहमानों से चर्चा है। आज हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ मुन्ना खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। हमारे साथ अमिताभ कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अमिताभ जी आपके पास आ रहा हूं। अमिताभ जी, एक भगदड़ सी मची हुई है। 2024 का चुनाव है, हर किसी को सत्ता में भागीदारी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जो गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन जिसे लेकर कहा जा रहा था कि सबसे ताकतवर विपक्ष का एक गठबंधन बना है, लेकिन इस गठबंधन के बनने के बाद से ही इसके अंदर जो विवाद चले वो आज तक संभल नहीं रहे हैं, चाहे वो सीटों के विवाद हो, चाहे दल बदलने के विवाद हो। और इसमें बहुत सारे मौसम वैज्ञानिक ऐसे हैं कि जिनको पता रहता है कि जाना किधर है। पहले वो किसी गठबंधन में रहते हैं, बाद में किसी गठबंधन में चले जाते हैं। लेकिन यहां पर लग यही रहा है सबको कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है, तो जो उसकी रेलगाड़ी चल रही है किसी भी तरीके से उसमें एक सीट मिल जाए। अमिताभ जी, कैसे आप देखते हैं इस 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को और खासकर कांग्रेस को? जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, हारने वाले के साथ कोई नहीं जाना चाहता, हारने वाली टीम में कोई नहीं रहना चाहता। और जब ये स्पष्ट दिख रहा हो कि कौन सी टीम जीतने जा रही है, तो अक्सर लोग उसके साथ चल पड़ते हैं, उसका झंडा उठा के चल पड़ते हैं। आज यही हाल देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ समय पहले तक, 7-8 महीने पहले तक हमने देखा था कि जब एक गठबंधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो एक आस सी जगी थी। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती है, अगर 90% गलती इसमें मानेंगे, तो कांग्रेस के जो है अति आत्मविश्वासी हो जाने को मैं इसका दोष दूंगा। खास करके कर्नाटक जीत के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने साथी दलों के साथ व्यवहार करना शुरू किया, और जो सूत्रधार था जिसने सारी प्रक्रिया शुरू की, ऐसे लोगों को ममता दीदी और सपा अखिलेश जी को कांग्रेस के साथ जोड़ा जो बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। उनको भी इन्होंने जो उनकी भी जो अवहेलना की है, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा आपने देखा जो विधानसभा 5 राज्यों में चुनाव थे, उस दौरान अखिलेश जी ने बहुत कोशिश की अखिलेश जी ने कि इसमें ही हम लोग साथ में जब चल पड़े हैं तो इसमें भी कुछ बातचीत हो जाए। 2-4 सीटों के लोभ में कहें, या उनको लगने लगा था कि अब तो हम लीड करेंगे विपक्षी गठबंधन को। इस भ्रम में कांग्रेस ने जो अवसर थे, जो साथी थे, उनको गंवाया। और उनके गंवाने का परिणाम यह हुआ कि जो भी थोड़ी बहुत आशा बनी थी कि हम बराबरी के स्तर पे कम से कम टक्कर दे पाएंगे, वो खत्म हो गई। और इनके अपने साथियों को लगा कि कांग्रेस जिस ढंग से व्यवहार कर रही है उस ढंग से हमारी बहुत बुरी हार तय है, इसलिए वो जा रहे हैं। और इनके अपनी पार्टी के लोग, आपने बताया ना अशोक चौहान, अभी सूचना मिली है, अभी ताजा कोई बैठक थी सुबह में, 6 कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं उसमें हाजिर नहीं हुए हैं। और राज्यसभा चुनाव के जो अभी चल रहे हैं, राज्यसभा नामांकन को लेकर के चल रहा है, मैंने सुना है कि सपा में भी कुछ फूट पड़ गई है और भाजपा ने एक और अपना कैंडिडेट जो है उसमें जोड़ दिया है, इस आशा में कि वो एक आध सीट और झटक ले राज्यसभा में भी। बिल्कुल अमिताभ जी, ये जो चीज़ें चल रही है ना,
कि पाला बदल लिया जाए, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी ये कहा ही गया है और सब लोग उसमें बैठना भी चाहते हैं, इस तरीके की स्थितियां हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चुनौती रहेगी। अगर प्रोफेसर साहब, अगर आप देखें, क्योंकि बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, बहुत सारे गठबंधन आपने देखे हैं ललन प्रसाद जी, ऐसे में दो गठबंधन है, दोनों गठबंधन के अंदर जो स्थितियां हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उनको एडजस्ट करने की जो चुनौती होगी वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगी। तो कल को कहीं ना कहीं वहां पर भी इस तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां बन सकती है कि भाई चलिए, अब जब आपने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हम टाटा बाय बाय करके दूसरी जगह फिर चले चलते हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद जी। मेरी आवाज आपको, हाँ अभी आई है, बोलिए जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए जी। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मुझे आपकी जी। आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है, अभी आ रही है। ठीक। देखिए, जो स्थिति बनी है उसमें ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि और बीजेपी के लोग भी कुछ लोग बाहर निकलना चाहें, लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो 28 लोगों का, 28 पार्टियों का गठबंधन बना, हाँ तो ये शुरुआत से, प्रारंभ से ऐसा लग रहा था कि ये वायबल नहीं होगा। और जिसने ये सारा बीड़ा उठाया और इसको प्रारंभ किया वही पाला बदल के और फिर बीजेपी में आ गया। तो ये तो बहुत बड़ी असफलता है इस गठबंधन की। और जो जितने बड़े बड़े इसमें नेता थे उनकी जमीन खिसक गई 28 के गठबंधन में। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, शरद पवार से अजित पवार अलग हो गए और उद्धव शतक से फिर शिंदे के ग्रुप में कितने लोग चले गए। बिहार में भी उलट पुलट हुआ, लालू के कुछ लोग इधर आ गए और नीतीश कुमार के कुछ लोग उधर चले गए। और इस तरह के जो इधर से उधर और उधर से इधर पाला बदलने वाली बात हो रही है, ये चुनाव जब तक नॉमिनेशन शुरू नहीं होते तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। पर प्रोफेसर साहब, ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस का ये आरोप है, प्रोफेसर साहब, कांग्रेस का ये आरोप है कि जितने लोग भी जा रहे हैं वो सब ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है इस चुनाव में देखा जाए। 40 साल से स्वामी जी कांग्रेस के साथ थे और उसके प्रवक्ता भी थे और टेलीविजन पर आए दिन आया करते थे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की इतनी तारीफ किया करते थे। उनको 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने निकाला, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी की तारीफ कर दी और रामलला मंदिर में दर्शन करने चले गए। तो एक ओर तो कांग्रेस ने खुद ही अपनी जमीन खिसकाने की स्कीम बना रखी है कि हिंदू वोटर्स को अपने आप से अलग करके और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को या कुछ लोगों को अपने साथ रख के अगर कांग्रेस से सोचती है कि उन्हीं के बल पर ये चुनाव जीत जाएगी, तो ये कांग्रेस का सपना ही रह जाएगा। और आप जैसा देखेंगे कि उत्तर भारत से तो कांग्रेस समाप्त हो गई और अब दक्षिण भारत का नंबर आ रहा है, वहां से भी धीरे धीरे कांग्रेस जमीन खिसकेगी। तो जिस तरह से कांग्रेस से लोग अलग हो रहे हैं, ये कांग्रेस की अपनी पॉलिसी की वजह से। और जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, भी ठीक भी कहा कि ये कांग्रेस की अपनी कमजोरी है और जो नीतियां कांग्रेस लेकर चल रही और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगती है, समझ चुकी है और समझती है कि शायद मेरे बगैर इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो रीजनल पार्टियां हैं और जो रीजनल तरफ से हैं, अब वो सब इस स्थिति में आ गए हैं कि वो अपने अपनी सीटें बचाने के लिए और अपने अपने पोस्टें बचाने के लिए वो कांग्रेस को सीटें देंगे नहीं चुनाव में। चुनाव में मेरे साथ मुन्ना खान जी भी है, बिल्कुल ये बड़ी चीज है। मुन्ना खान जी, देखिए बात हो रही है, गठबंधन बना और कांग्रेस क्योंकि देश में एक बड़ा दल है, उस गठबंधन का बड़ा पार्ट भी वही था। लगातार राहुल गांधी जी यात्राओं पर हैं, प्रियंका गांधी जी लगातार सक्रिय हैं, पार्टी को मजबूत करने की बात भी होती है और बहुत सारी जगह रिजल्ट आपके पक्ष में भी आए हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या रहा मुन्ना खान जी कि ना तो गठबंधन बच पा रहा है और ना पार्टी बच पा रही है। बड़े बड़े दिग्गज आपको छोड़कर जा रहे हैं, आरोप सबके एक ही हैं। और अगर ये कहे कि सभी लोग डरे हुए हैं तो ये भी एक कहेंगे कि आखिर आप ही के लोग हैं, किससे डर गए?
देखिए संजय जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि लोगों का काम है कहना। हम्म तो कुछ तो लोग कहेंगे, आपने सुना होगा किशोर कुमार। हम्म तो इन बातों पे आप मत जाइए। कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, एक बात। हम्म दूसरी बात, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, जाने वाले को नहीं रोका, आने वाले को तो रोक दिया, जाने वाले को किसी ने नहीं रोका। अगर हमारे दल से कुछ लोग गए तो इनके दल से भी गए। अगर हमारे एक आध दल में गठबंधन में कोई खटास है तो इनके भी कोई छिपे नहीं है, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो और अन्यथा एबीसीडी कोई भी हो। तो समानताएं बराबर है। हाँ, ये जरूर है कि चर्चा कांग्रेस पार्टी की बराबर हो रही है, और चर्चा उसी की होती है जिसपे म्याद हो। परख सोने की होती है, लोहे की नहीं होती है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी की चर्चा है, क्योंकि 2024 में सरकार बनाएगी। दूसरी बात, बार बार कहते हैं सरकार की जो कामयाबी है वो बता रहे हैं। आप एक बात सरल तरीके से समझिए संजय जी, कभी भी आप अगर युवा के पास बैठेंगे तो वो हमेशा फ्यूचर की बात करता है कि मैं अपने भविष्य की चिंता करता हूँ, मैं इतना कमाऊंगा, यहाँ पे कोठी लेनी है, ऐसी शादी करनी है, मुझे ऐसी जॉब तलाशनी है। वही अगर आप 80 साल के बूढ़े के पास बैठेंगे तो हमेशा वो पास्ट की बात करता है। जैसे मैंने 1964 में इतने घोड़े खोल दिए थे, इतनी कमाई हुई थी, इतने हमने बिल्डिंग बना दिए, इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। क्यों? क्योंकि 80 साल का बूढ़ा कभी भी फ्यूचर की बात नहीं करता। इसी तरह ये सरकार अब बूढ़ी हो चुकी है, ये हमेशा कभी भी फ्यूचर की बात नहीं करती, पास्ट की बात करती है। इनसे आप बात करो तो ये जवाहरलाल नेहरू मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन स्थान की बात करती है। पर आप देखिए ना, आप देखिए मुन्ना खान जी की इतनी की बात करने के बाद भी मुन्ना खान जी आपके बड़े बड़े छत्रप उनके पास चले जाते हैं। नहीं, तो हमारे फेलियर बड़े किसका है? संजय जी, हमारे कोई बड़े छत्रप नहीं थे। नहीं, अशोक चौहान बड़े सवाल- छत्रप नहीं थे? नीतीश कुमार जी एक सहयोगी थे। मैं तो अशोक चौहान साहब की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी भी नहीं, गए, जयंत भी गए, सब लोग तो जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, आपके जतिन प्रसाद गए, आरपीएन सिंह गए, कोई छत्रप ही नहीं था आपके यहाँ। तो ये सब देखिए संजय, मिलिंद देवड़ा गए। संजय जी, मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले ही कहा कि साइंस ने इतनी तरक्की की, आने वाले को रोक दिया, जाने वाले को नहीं रुका। जो विचारधारा, अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं रखता, अगर कोई विचारधारा अपने जेब में रख के दूसरी दल में अगर दूसरी विचारधारा को, नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना मुन्ना खान जी, आप कह रहे हैं ना कि उनके पास कुछ नहीं है, वो बूढ़े हो चुके। तो बूढ़ों के पास भी अगर लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि दम वही है। आदमी गठबंधन वही करता है जहां जीतने की गारंटी होती है। मैं कह तो रहा हूँ संजय जी, बूढ़ों के पास कथा सुनने, कहानियां सुनने लोग जाते हैं, हम लोग भी बैठते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के पास तजुर्बा मिलता है। तजुर्बा गूगल पे नहीं मिलेगा ना, तो वो कहानियां सुनने जाते हैं। बाकी फ्यूचर की बात तो युवा करेंगे। और कौन युवा? जो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी है, जिसने पूरे 4000 किलोमीटर तक नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट मोहब्बत। चलिए, आप ये तो नहीं कह रहे कम से कम कि ये डर के गए हैं सब लोग? आज ये बात तो नहीं कह रहे कि ये ईडी और आईटी से डर के गए हैं लोग? आज तो कम से कम आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, उनकी सोच बदल गई है, या उनको नीतियां पसंद नहीं है कांग्रेस की, उन्हें कम से कम भारतीय जनता पार्टी की नीति पसंद आई। संजय जी, सवाल है, गब्बर सिंह का डायलॉग था, जो डर गया वो समझो मर गया। तो भारतीय जनता पार्टी से जो डर गया वो बीजेपी के घर गया, वो फिर कांग्रेस पार्टी में कहां टिकने वाला है? हम लोग तो वो योद्धा है जो अंग्रेजों को भगाया। जब भगा दिया गोरों को तो क्या बचा? इन चोरों को भी भगाएंगे। बस 2024 तक वेट कीजिए। लेकिन अभी तो भगदड़ आपके यहाँ मची है, पहले तो आपको संभालनी पड़ेगी। मैं खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ है। खेमचंद शर्मा जी, देखिए वर्तमान में जो स्थितियां हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, गठबंधन में बहुत सारे लोग आपके साथ कर रहे हैं, ऐसे में चुनौती आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा है कि इतने सारे लोगों को आप, क्योंकि आपका वर्कर है, वो वर्कर जो लगातार इतने वर्षों से काम करता रहा है, जब उसका हक छिनेगा तो कहीं ना कहीं ये भगदड़ वापसी आपके यहाँ भी हो सकती है। और दूसरा, जो मुन्ना खान कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिएगा जी। खेमचंद जी, आपकी शायद आवाज म्यूट है, एक बार जी। हेलो, जय हिंद, हाँ, जय श्री राम संजय जी। हाँ, बोलिए जी। जय श्री राम, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मुन्ना भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने बुजुर्गों का अपमान किया है। आपने कहा कि बुजुर्ग कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातें करते हैं। तो आपने सोनिया गांधी जी का अपमान किया है। आपने सोनिया गांधी जी, आप मानते हैं कि वो आपके पूर्व अध्यक्ष हैं, आपके सर्वोपरि नेता हैं, अभी आपने राज्यसभा भी भेजा है। अगर ऐसा ही है तो क्यों राज्यसभा भेजा? किसी युवा को राज्यसभा भेजते, तो बेकार के अपने आप एक सीट खराब की। लेकिन चलो खैर, ये आपका अपना विषय है, आप सोनिया जी को जो कहना चाहें कहें। और
जो युवा है वो एक सोच से भी होता है, सिर्फ उम्र से नहीं होता। और जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी काम कर रहे हैं वो दिखाता है जो सो कॉल अपोजिशन के युवा हैं उनसे वो ज्यादा काम करते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा काम करते हैं। और समय के अनुसार भी, और जिस तरीके से रिजल्ट लोगों को दिखते हैं, देश को रिजल्ट मिल रहे हैं, वो सब सबके सामने है। हमारे यहाँ पे अब आप कहते हैं कि कुछ जो बाहर से लोग आ रहे हैं, नेतागण आ रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पहले से ही संजय जी हमारे यहाँ पे 12 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। तो 12 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, तो कुछ 100 या कुछ 1000 कार्यकर्ता और भी ऐड हो जाएंगे, या लाख कार्यकर्ता और ऐड हो जाएंगे, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, ऊपर से नीचे तक एक तंत्र है, और उस तंत्र में वो सबके सब फिट होते हैं। और हमारे यहाँ पे जो जिम्मेदारियां हैं वो भी फिक्स जिम्मेदारी नहीं है, वो भी चेंज होती रहती है। कोई भी आ रहा है हमारी रीति नीति और हमारे सिस्टम को समझ के आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे किसी की गारंटी है कि नहीं आप ही अध्यक्ष रहोगे, या आप ही मंत्री रहोगे, या आप ही मुख्यमंत्री रहोगे, ऐसा नहीं है। समय समय पे हमारे यहाँ पे बदलाव होते रहते हैं, कंपलसरी बदलाव होते रहते हैं। तो ऐसी समस्या हमारे यहाँ पे संजय जी मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे नहीं होने वाली। और जो अच्छे नेता कांग्रेस को छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि वो दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, और कहीं ना कहीं वो जनता के लिए जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो गारंटियां लोगों तक पहुंच रही हैं, उनका प्रभाव लोगों तक जा रहा है। जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक के बाद एक बड़े काम, जो जनता की आकांक्षा है, एस्पायरेशन हैं, वर्षों से जो एस्पायरेशन दबे बड़े कामों के नाम भी बताते जाइए, उनको देख के लोग आ रहे हैं। वरना भाई मैंने आपको सुना था, आप बड़े भाई हो, मैंने आपको सुना था, आपको फिर से मौका मिलेगा। तो 2 कारण है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के काम, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के काम की वजह से आज आपने देखा आज वहां भी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को मान सम्मान मिल रहा है। जहां से आप बहुत सारी चीजें कहते थे कि नहीं वहां पे शरीयत कानून है, तो वहां पे हिंदुओं का कुछ हो नहीं सकता, हिंदुओं का कोई स्थान नहीं बन सकता। आज हमने सबने देखा, वहां पूरे विश्व ने देखा किस तरीके से आन बान शान से आज वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर हमारा बना है। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की स्थापना पे हुई है। तो ये जो मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व को एक सम्मान है, और वो सम्मान यहीं पे नहीं ठहरने वाला, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में वो सम्मान मिलेगा। आज हम आंखों में आंखें डाल के सभी के साथ बैठ के मित्रता के भाव के साथ काम करते हैं, और ये हमारे नेतृत्व की शक्ति को दिखाता है, हमारी भारत की शक्ति को दिखाता है, हमारी सरकार की शक्ति को दिखाता है, और सकारात्मकता को भी दिखाता है कि हम नकारात्मकता से बात नहीं करते। चाहे हमारी संस्कृति अलग अलग हो, हमारे सोचने के तरीके अलग अलग हो, लेकिन हम विश्व कल्याण के लिए और एक दूसरे की जनता के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। मिलकर काम करके मतलब वही है खेमचंद जी, सबका स्वागत है। अगर विपक्ष से कोई भी आना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। देखिए विपक्ष के लोग भी हमारे देश के नागरिक हैं, सम्मानीय नागरिक हैं। हाँ। और अगर अच्छे कोई भी कार्यकर्ता या अच्छे नेता आना चाहें, कल को मुन्ना खान भाई भी आना चाहें, तो उनका भी स्वागत है। तो ये तो हमारी जो पार्टी है वो क्लोज डोर पार्टी नहीं है, ओपन डोर पार्टी है। हमारे यहाँ पे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, सबके लिए खुले रहते हैं। और जो हमारी रीति नीति के अनुसार काम करना चाहता है कोई भी देशवासी, उनका बराबर का है वो आए, हमारी रीति नीति को समझे, हमारी रीति नीति को एक्सेप्ट करें और हमें ज्वाइन करें, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, उसमें कोई बुराई नहीं। मुन्ना खान जी देखिए, खेमचंद शर्मा जी ने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन यहाँ कुछ सवाल और भी है, मैं आपसे ले रहा हूँ कि गठबंधन, ये कहा गया था कि भाई एक गठबंधन बनेगा, बहुत सारे लोगों की इस पर निगाहें भी थी, मजबूत विपक्ष होना भी चाहिए, ऐसी बात भी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे गठबंधन टूटता जा रहा है, और आप देखेंगे कि टूटने का कारण बहुत सारी जगह सीटों का बंटवारा भी है, इसे आप नकार नहीं सकते। जबकि नीतियां, एजेंडा वो तो सब बाद में फिर तय होना था। आज जब सीटें ही तय नहीं हो पा रही है तो कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे? क्योंकि यहां तो अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, यहां तो अभी यह भी तय नहीं हो पा रहा है कि नेतृत्व किस तरीके का रहेगा, यहां तो अभी यह भी तय नहीं हो पा रहा है कि एक गठबंधन का बड़ा पार्टी कहता है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, दूसरे लोग उस पर चुप्पी साध लेते हैं। ऐसी स्थितियां आप ही के यहाँ, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, इसके अंदर आप ही के दलों का, आप ही के अपने लोगों का योगदान है। उसे लेकर भी आज तक स्पष्ट नहीं की जाती स्थिति, यहां तक कि कांग्रेस के लोग भी उस स्थिति को स्पष्ट नहीं करते हैं। मुन्ना खान जी, तो गठबंधन नहीं रहेगा तो फिर क्या स्थिति रहेगी? नहीं, आपका सवाल था कि प्रधानमंत्री के चेहरा, मैं आपको बता दूं, चुनाव 2004 में भी हुए और 2009 और 2014 में भी हुए, प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। हमने बगैर प्रधानमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़े। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि आपके यहाँ समन्वय नहीं है आपसी गठबंधन में, तो मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी खुद के गिरेबान में झांके। ये दीमक के तरफ, एक दीमक जैसे जिस तरीके से दीवार को खोखला करता है, उस तरीके से इन्होंने अपने गठबंधन को खोखला करने का काम किया। चाहे शिवसेना हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे लोजपा हो, कई ऐसे मिसाल है।
जो मैं समझता हूँ डिबेट का हिस्सा कम पड़ जाएंगे। तो ये दूसरों के घरों में पत्थर न फेंके, खुद के घर शीशे के। एक बात, सीटों के बंटवारे की बात है तो इनके यहाँ भी कोई सीट का बंटवारा नहीं हुआ। जैसे नीतीश कुमार एंट्री करते हैं वैसे वो लोजपा के बाहर चले जाते हैं, रामविलास के बेटे। तो इनके यहाँ भी स्थिति कहाँ सही है, एक बात। दूसरी बात, इनके पास जो 27 दलों के साथ जो 2013 में चुनाव लड़ा गया, कितने दल इनके साथ है ये बताएं, कितने दल है? सभी मुन्ना खान जी, ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी को देखकर चुनाव लड़ रहे हैं या अपने गठबंधन को देखकर चुनाव लड़ेंगे? आप तो ये कह रहे हैं इनके यहाँ नहीं हुआ तो हमें क्या करना, मतलब ये एक, आप देखिए ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसे देखकर आप कह रहे हैं कि उनके यहाँ कौन सा सही है जो हमारे यहाँ सही नहीं है, या उनके यहाँ कौन सा सही है या ये सही नहीं है। मतलब सारी चीजें आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जो चीजें हो रही हैं वो आप उसकी तुलना अपने साथ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की अपनी भी तो एक जिम्मेदारी, अपनी भी तो चीजें होंगी। चलिए, हाँ, सवाल ये है कि मित्र हमारे अभी जो खेमचंद जी है उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे भी है भाई। हाँ। आपने बोला कि सैकड़ों अजूबे काम किए। हाँ। अरे हम कहते हैं 8वां अजूबा इस दुनिया में थे, 9वां आपकी अगर जोड़ी है तो बताइए ना एक भी काम आपने एक भी अच्छा काम किया हो, चाहे युवा के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, बताइए। 10 साल से सत्ता में है और लगातार सत्ता में आए जा रहे हैं। तो रहा हूं, आप समझे नहीं, सारे सिस्टम को हैक कर करके चुनाव हिटलर भी जीतता था, तो आप सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव जीत रहे हो तो आप कोई वाहवाही नहीं कर रहे। अगर चुनाव जीतने के बाद अगर युवा को फायदा ना हो, किसान को ना हो, जवान को ना हो, महिलाओं को ना हो, खेमचंद जी चलिए जवाब दीजिए। मुन्ना सिंह जी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, क्या इसके लिए? खेमचंद जी, पिछले 10 सालों से कांग्रेस यही सब उठाती आ रही है, जवाब दीजिए। उसके बाद भी जनता को समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, मुन्ना जी बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को ये हुआ, और जनता वोट दे देती है आपको, आप हैक कर लेते हैं। खेमचंद जी बोलिए, संजय जी, जनता हैक करने का कौन सा आपके पास हथियार है, जरा वो बताइए, फिर मैं अमिताभ जी से इसका एक निचोड़ ले लूंगा। जिंदाबाद होना चाहिए। मुन्ना भाई, अगले 25 साल तक भी ऐसा ही करते रहेंगे। हाँ, और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। खेमचंद जी बोलिए। जो भी आप कहिए, लेकिन अगले 20-25 साल तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ। और अगर इनको ज्यादा ही दिक्कत है तो हिमाचल और कर्नाटक के भी चुनाव दोबारा करा लें तो पता चल जाएगा। तेलंगाना का भी चुनाव दोबारा करा लें, क्योंकि वहां भी हैक हुआ। हैक तो होगा तो सिस्टम तो एक ही है, हर जगह होगा, नहीं तो कहीं नहीं होगा। तो इससे कि भाई अंगूर खट्टे हैं, आप अंगूर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की आप भावना रखेंगे तो लोगों के सामने आप हंसी के पात्र बनेंगे। देखिए, जो राजनीति है वो संघर्ष की चीज होती है, और हमने संघर्ष किया, लंबे समय तक संघर्ष किया, विचारधारा के आधार पर संघर्ष किया। हम डेस्परेट कभी नहीं हुए। ये लोग डेस्परेट हैं सत्ता के लिए, काम करना नहीं चाहते, बैठे बैठे एसी रूम में, ऑफिस में, जनता से इनका कोई मतलब नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत कट्टरपंथी को खुश करते हुए ये सत्ता पाना चाहते हैं, जो कभी पॉसिबल नहीं। अब देश जग चुका है, देश का युवा जग चुका है, देश की जनता जग चुकी है। देश की जनता को रोड मैप चाहिए, उनको पूरा प्लान चाहिए, उनको डिलीवरी चाहिए। अब उनको बहकावे में आने वाले नहीं, अब एक परिवार के साथ जाने वाले नहीं है। अब उनको ये अपना हक चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, भारत के किसी भी क्षेत्र से आगे आ सके, राष्ट्रपति बन सके, प्रधानमंत्री बन सके, मुख्यमंत्री बन सके, वो भारतीय जनता पार्टी बना के दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही है, तो यहाँ पे किसी की भी गारंटी नहीं है। हर एक व्यक्ति कार्य करता है और उसकी समय के अनुसार जिम्मेदारी बदल भी सकती है, जिम्मेदारी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। यही है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी अमिताभ जी सभी लोगों का आपने सुना। कांग्रेस का कहना यह है कि भाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कौन सा सब कुछ ठीक है जो हमारे यहाँ ठीक होगा। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वर्तमान में 2024 को दोनों गठबंधनों के बीच में आप कैसे देखते हैं, और अभी के आगे आने वाले समय में और भी क्या पाला बदलने की स्थिति आ सकती है? जल्दी से अपनी बात रख दीजिएगा, 2 मिनट। कांग्रेस को चाहिए कि जल्दी से जल्दी बिल्कुल अपने जो सलाहकार मंडली है ना, इनके खास करके जो टॉप के लीडर के अगल बगल, उनको बदल दे और नई राजनीति के लिए तैयार हो, नए ढंग से चीजों को देखे। ये 80-90 के दशक की राजनीति में पड़े हैं और इनको लग रहा है कि जनता फिर इनका साथ दे देगी। अब दिशा बदल चुकी है, ये इस बात को समझने को तैयार नहीं है। अपने यहाँ नए खून को जगह दें और नए ढंग से चीजों को सामने रखें, ताकि कुछ पार्टी जो है रिजुविनेशन की तरफ बढ़े। मतलब जो राहुल जी कहते हैं कि एक नई पीढ़ी सामने आनी चाहिए, अब वो वास्तव में लग रहा है कांग्रेस को कि अब कर देना चाहिए कि एक नई पीढ़ी को कमांड दे देनी चाहिए। बिल्कुल जी। अमिताभ जी,
बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं कि नई पीढ़ी को सामने आना चाहिए और इनके जो सलाहकारों की मंडली है ना, उनको भी बदलने की जरूरत है। किन लोगों से ये सलाह ले रहे हैं? आप देखिए, इनके जो पुराने चलिए, प्रतिमान थे सब एक एक करके ध्वस्त होते चले जा रहे हैं हाँ, और ये लोग समझने को तैयार नहीं है। समझने इनको को तैयार नहीं है। यही है, बहुत सारी चीजें हैं अभी भी, क्योंकि 2024 का चुनाव है, सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस बार इस चुनाव में भी, वैसे तो हर चुनाव में मौसम वैज्ञानिक इधर से उधर, उधर से इधर, राजनीति के बहुत सारे हैं तो इधर उधर भागते रहते हैं और ये लगातार चलता भी रहेगा। आने वाले समय में कौन कहाँ जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। आपने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में 2024 के चुनाव को लेकर बहुत सारी तस्वीरें अभी भी साफ होनी बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में कौन किस दल के साथ जाता है और कौन किस दल में जाता है। इस सप्ताह के टेम्परेचर में इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।